स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जौहर यूनिवर्सिटी को टेक ओवर कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। सरकार इस तैयारी में है, यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करने की तैयारी में है। योगी सरकार ने शुरू कर दी है प्रक्रिया। आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी, जिस पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसे के इस्तेमाल का आरोप है। और जौहर यूनिवर्सिटी जो कि आजम खां और जिसे वो अपनी पर्सनल यूनिवर्सिटी के तौर पर, और आपको बता दें कि इसमें सरकारी जमीन पर कब्जा का आरोप, भूमाफिया भी घोषित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां और सरकारी पैसे के इस्तेमाल का आरोप जौहर यूनिवर्सिटी में। और अब इस यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश सरकार टेक ओवर कर सकती है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार जो है वो अपना कब्जा करने की तैयारी में है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्या है खबर आपके पास? देखिए, बिल्कुल मेनका, इस वक्त यूपी की सबसे बड़ी खबर है आजम खां जो ताकतवर नेता है समाजवादी पार्टी के, उनकी जौहर यूनिवर्सिटी को यूपी सरकार यानी योगी सरकार टेक ओवर करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के जो उच्च शिक्षा विभाग है, जो गृह विभाग है, उनकी आपस की जो बैठक है वो हुई है और साफ तौर पर ये जो बात निकलकर सामने आई है कि जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार टेक ओवर करेगी। लेकिन उसमें कई सारे जो बिंदु हैं उसको ध्यान में रखा जा रहा है कि छात्रों का जो हित है वो सर्वोपरि है। सरकार के उच्चाधिकारियों से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसको टेक ओवर करेंगे, लेकिन छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी में ज्यादातर पैसा सरकार का लगा हुआ है, सरकारी जमीनों का इस्तेमाल हुआ है, सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए हैं, जिसको लेकर मुकदमे भी दर्ज हुए, कार्रवाई भी की जा रही। तो अब ये बड़ी खबर कि आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को यूपी की योगी सरकार टेक ओवर कर लेगी, यानी अपने कब्जे में ले लेगी। एक के बाद एक आजम खां की जो मुश्किलें हैं मेनका वो बढ़ती जा रही हैं। पहले उनके खिलाफ मुकदमे पर मुकदमे, फिर उन्हें परिवार सहित जेल में भेजा गया। बिल्कुल, और जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां अपनी साख के तौर पर इसे रखते आए हैं और उनका कहना है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना इस समाज के और खासकर जो दलित तबका है, जो दबा कुचला तबका है, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। हालांकि सरकारी जमीन, यहां तक कि जो लाइब्रेरी का यहां पर निर्माण किया गया उसमें भी यही आरोप लगे कि चोरी की किताबें यहां पर रखी गई थी। और तमाम आरोपों के बाद अब यह खबर, और जिसका शायद इंतजार भी था कि सरकार इसे टेक ओवर कर लेगी, वो खबर आ गई है। तो फिलहाल अजीत बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है जौहर यूनिवर्सिटी पर कब्जा करने की, टेक ओवर करने की। लेकिन इस बीच इस बात का ख्याल सरकार रखेगी और रख रही है, जो सबसे जरूरी है कि जो छात्र हैं उनके हित कहीं से भी प्रभावित ना हो, उनके हितों की अनदेखी ना हो। तो जौहर यूनिवर्सिटी एक के बाद एक विवादों में, और उसके बाद अब यह खबर कि सरकार इसे टेक ओवर कर लेगी। इधर महाराजगंज में बेमौसम की बारिश ने गेहूं और सरसों की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। तेज हवाओं से लगभग 60% फसल गिर चुकी है। कृषि विभाग नुकसान के आकलन में जुटा है। दूसरी तरफ किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। रात में बारिश हुआ है, बहुत बारिश हुआ है, सब फसल सट के जमीन में आ गई हैं। इससे हम लोगों का हर चीज उसी से चलता था। बारिश की वजह से फसल जो है बर्बाद हो गई है। उम्मीद यही है कि 10-15% अगर पैदावार हो जाए यही काफ़ी है। 80-85% जो है पैदावार इस बारिश से प्रभावित हो गई है। सारी फसल जो है ज़मीन में। हम अपील करते हैं सरकार से कि हम लोगों को उचित मुआवजा देने की कृपा की जाए, जिससे हम लोगों का परिवार भरण पोषण। समस्या यही है, रात में जो पानी गिरा है, हवा चली है, उससे सारा फसल ज़मीन पर सो गई है और उससे किसान उसी पर निर्भर रहता है और किसानों का वही हर चीज़ होता है और वही चीज़ सब गिर गया। इससे दिक्कत किसानों को वही भी करेगा। 80% नुकसान हुआ है।
तो कुदरत का कहर किसानों पर टूटा है, उनके सपनों पर टूटा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसल नष्ट हुए हैं। अब किसान जो हैं वो सरकार से आस लगाए बैठे हैं। पूरा नष्ट हो गया, 3-3 4-4 बच्चे, सब क्या खिलाए ये बताइए, कुछ भी नहीं मिला अभी। ये दर्द झांसी के किसान का है, लेकिन प्रदेश में किसानों के दर्द की दास्तां का अंदाजा खड़ी फसलों के बर्बाद होने से लगाया जा सकता है। किसानों ने लहलहाती फसलों से उम्मीदों का संसार बनाया था, लेकिन सपनों के संसार में ओले पड़ गए और खड़ी फसल बर्बाद हो गई। कल की तारीख में बहुत ज्यादा तूफान, पानी की वर्षा, साथ में ओले भी बरसे हैं। छोटे छोटे बच्चे मरने लायक हो गए, सब 2-2 फसलें नष्ट हो गई। 2 फसलें मतलब 2 उड़द भी, मूंगफली भी, गेहूं पिसी, पूरा नष्ट हो गया। 3-3 4-4 बच्चे, सब क्या खिलाए ये बताइए, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। कुदरत के आगे सब बेबस नजर आते हैं। बुंदेलखंड तो अक्सर कुदरत का शिकार हो जाता है और ऐसा दर्द किसानों का हर बार सामने आता है। कभी बारिश, ओलावृष्टि की मार पड़ती है तो कभी पानी की कमी मार डालती है। अरे कहाँ मिलता है साहब, जो है उड़दा मूंग के बहुत से समय तक अभी तक नहीं मिल पाई। सरकार की ऐसी ढील है, कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग मजबूर किसान हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, सरकार कहाँ देती है। सिर्फ ऐसी तस्वीर बुंदेलखंड की नहीं है, बल्कि बारिश और ओलावृष्टि प्रदेश के कई इलाकों में हुई है। शाहजहांपुर में भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की खड़ी फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की जिंदगी में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि किसानों की परेशानी देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द किसानों के नुकसान का आकलन किया जाए और भरपाई की जाए। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और ये ट्वीट है कि प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से किसान प्रभावित हैं। प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। किसान भाई बहन आश्वस्त रहें। खेत में खड़ी फसलों को हुए नुकसान के अविलंब आकलन के लिए जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। तो किसानों को भरोसा भी दे रहे हैं, सांत्वना भी दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कि उनके नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर पूरी की जाएगी और उन्हें मुआवजा जल्द से जल्द देने की कोशिश में इस वक्त राज्य सरकार लगी हुई है। हालांकि किसानों की परेशानी यही होती है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो योजनाएं जरूर हैं, लेकिन उसका लाभ उन्हें वक्त रहते मिल नहीं पाता है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भरोसा भी जता रहे हैं कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और तुरंत कार्रवाई शुरू होगी। और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर ध्रुव, मौसम वैज्ञानिक, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, तो अली असरर है बुलंदशहर से, दिनेश पवार हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक का ही, उन्हीं से जान लेते हैं। प्रोफेसर ध्रुव, किसानों की हम परेशानी की बात करें, लेकिन पहले तो ये आप बता दीजिए ध्रुव कि आगे आने वाला वक्त वो किसानों के लिए कैसा रहने वाला है, आज और कल की हम बात करें तो। देखिए, ऐसा है, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है और पूरब की तरफ से भी हवाएं चल रही हैं। इन दोनों हवाओं के परिणाम स्वरूप जो पूरब की तरफ से हवाएं चल रही हैं और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों पे बारिश हो रही है। और जब भी तापक्रम अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो ऊपर के तरफ ओले भी बनने लगते हैं और उसके कारण ओलावृष्टि भी हो रही है। जी जी, बहुत समय पहले एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर ध्रुव, सिंपल शब्दों में आपसे जानना चाहते हैं कि किसानों के लिए आज और कल का वक्त कैसा रहने वाला है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि की वजह से काफी नुकसान हो चुका है और हमारा विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है। किसानों के लिए अलग से कृषि वैज्ञानिक केंद्र जगह जगह पर हैं, इसके बावजूद भी नुकसान हर बार हमारा किसान सहता है। तो ये बताइए, आज और कल की अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारी किसान करें? देखिए, यही मैं बोल रहा हूं कि जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे ब्लैंकेट, उन्होंने बहुत पहले ये कहा था कि भारत की खेती मानसून के साथ एक जुआ है। तो निश्चित रूप से अगर बारिश होती है और अगर ओले पड़ते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, प्रबल संभावना है अभी भी बारिश होने के,
तो निश्चित रूप से उसका नुकसान गेहूं के ऊपर, मूंगफली के ऊपर, चना के ऊपर, दलहन के ऊपर, तिलहन के ऊपर, सबके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो बना हुआ है कि हम किस तरीके की फसलें बोएं ताकि किसानों को नुकसान कम हो। लेकिन अभी भी अगर किसी भी तरीके की बेमौसम बारिश हो जाती है या बेमौसम ओलावृष्टि हो जाती है तो उसका नुकसान होता ही होता है, हम उससे उबर नहीं पाते हैं, अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर ध्रुव आपके पास आएंगे, हमारे सहयोगियों का भी रुख कर लेते हैं। अनामिका लखनऊ से हमारे साथ हैं। अनामिका, किस तरह की तैयारी? सीएम ने सख्त निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं कि जल्द से जल्द नुकसान का आकलन हो, भरपाई हो, ताकि किसानों की परेशानी कम की जा सके। कार्रवाई की बात करें तो क्या यह शुरू हो भी पाई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिन मौसम बारिश की वजह से किसानों के 80 से 90% तक जो फसल है उसका नुकसान हो चुका है। हालांकि बारिश को देखते हुए कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया था कि जो प्रदेश के सभी जिलाधिकारी हैं वो अपने अपने जिलों के नुकसान का आकलन करें और रिपोर्ट भेजें। लेकिन यहां पर दो तरीके से फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, मुआवजा देने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो ये कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाया था, वो किसान जो है उनके लिए बीमा कंपनियां फील्ड का सर्वे कर रही हैं और सर्वे के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और बीमा कंपनियां इसका भुगतान करेंगी। वहीं दूसरी ओर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो नियमित किसान नहीं है, जो बहुत ही सीजनल खेती करते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से इससे ही फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, मुआवजा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जो जिलाधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो एक तो नियमित किसान है, एक अनियमित किसान है, दोनों को अलग अलग तरीके से फील्ड का सर्वे करके। बिल्कुल अनामिका, बावजूद इसके हर बार किसानों की एक परेशानी भी सामने आती है कि वो योजना के तहत तो आते हैं, लेकिन जब आकलन किया जाता है तो बताया ये जाता है तो तमाम तरह के लूप होल्स का इस्तेमाल कर जाते हैं बीमा कंपनियां और उसके बाद किसानों को वो मुआवजा नहीं मिलता है जिसके वो हकदार हैं। ये शिकायत किसानों की अक्सर रही है। अली के पास चलेंगे, बुलंदशहर। अली, बुलंदशहर की बात करें तो दशक हो गए हैं और यहाँ के किसान परेशान होते हैं, कभी बारिश से, मानसून से, तो कभी सूखे की वजह से। इस बार भी मौसम ने धोखा दे दिया है। कितनी उम्मीद इन्हें शासन प्रशासन से है? बिल्कुल मेनका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन से हो रही रुक रुक के बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये बारिश कहर बनकर टूटी है उस फसल पर जो तैयार थी खेतों में। अगर बात की जाए बुलंदशहर जिले की, तो बुलंदशहर जिले में सरसों, गेहूं, आलू सहित दर्जन भर सब्जियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से इस बारिश के कारण नष्ट हो गई। अब किसान सरकार से ये आस उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके इस नुकसान का आकलन कर उन्हें मुआवजा मिल जाए। अगर बात करें बुलंदशहर जिला प्रशासन की, तो वो भी दावा कर रहा है जिला प्रशासन कि 33% से ऊपर फसल जो नष्ट हुई है या बेकार हुई है उसका आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि कब मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं। बिल्कुल यही सवाल है कि आखिर मुआवजा मिलने में कितना वक्त। जी मुजफ्फरनगर का रुख कर लेते हैं, दिनेश हमारे साथ बने हैं। दिनेश, मुजफ्फरनगर में बारिश की वजह से कितनी परेशानी? तो मुजफ्फरनगर जाएंगे, उससे पहले उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़ गए हैं। उमेश, यहां पर कितना नुकसान किसानों को हुआ है बारिश की वजह से? जी हाँ, देखिए मेनका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की कमर टूट गई है। मेरठ की बात कर लें, बागपत की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, शामली की बात कर लें, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर की बात कर लें, यहाँ बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को तबाह कर दिया है। मैं इस वक्त मेरठ के एक गांव में ही मौजूद हूँ और यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये गेहूँ की फसल है और गेहूँ की फसल किस तरह से जमीन पर धराशायी हो गई है, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और यही हाल कमोवेश जितने भी इंटीरियर्स हैं गांव में जब मैं जाता हूं तो यही हाल सरसों की फसल का है, यही हाल गेहूं की फसल का है और यही हाल आलू की फसल का है। आलू की फसल का आलम यह है कि आलू की खुदाई नहीं हो पा रही है समय से, तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान हो रहा है और जो आलू खोद लिया गया है वो गीला हो रहा है, उसकी वजह से उसके सड़ने की संभावना बढ़ गई है। तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां जहां तक
निगाह जा रही है वहां तक गेहूं की ये फसल धराशायी हुई ही नजर आ रही है। हालांकि जो मेरठ का जिला प्रशासन है वो गाँव की ओर रुख उसका हो चुका है और मेरठ के जिलाधिकारी निकले हैं, आकलन करने में जुट गए हैं, लेकिन यह आकलन जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि किसान खून के आंसू रो रहा है। बिल्कुल उमेश, जल्द से जल्द आकलन होना चाहिए। हालांकि अधिकारियों के सामने भी एक चुनौती होती है कि नुकसान का आकलन वो करें तो करें कैसे, और कई जटिलताएं इस प्रक्रिया में आती हैं। प्रोफेसर ध्रुव का रुख करेंगे। ध्रुव जी, ये बताइए, विज्ञान के जरिए किसानों के हाथ मजबूत हों, इस कोशिश में देश आजादी के बाद से ही लगा हुआ है, बावजूद इसके इतना संघर्ष क्यों किसानों को करना पड़ता है? एक सवाल यह भी है, क्या आकलन में भी, नुकसान के आकलन में भी हमारा जो विज्ञान है वो अधिकारियों का साथ दे सकता है? देखिए, जहां तक आपका ये दूसरा प्रश्न है कि विज्ञान जो भी नुकसान हुआ उसमें हमारा विज्ञान साथ दे सकता है कि नहीं अधिकारियों का, तो विज्ञान पूरे रूप से साथ दे सकता है। जो हमारे रिमोट सेंसिंग तो ये सैटेलाइट डाटा होते हैं, लिया जाता है, मदद ली जाती है, उसके आधार पर ही आकलन होता है, कैसे होता है आकलन? हाँ, मदद ली या नहीं, निश्चित रूप से मदद ली जाती है। कितनी फसलें जो हैं बीमारग्रस्त हैं, कितनी फसलों का नुकसान हुआ, कितना फसल पैदावार होनी है, इन सबका एस्टिमेशन जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा के ही थ्रू किया जाता है। कि हम पहले का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा ले लेते हैं और हम बाद का सैटेलाइट डाटा ले लेते हैं और उससे बहुत अच्छा आकलन हो जाता है कि कितनी फसल नुकसान हुई है। सटीकता क्या होती है इसकी? उसमें कोई दो राय नहीं है। कितना सटीक लेकिन जहां होता तक रही बात कि आज का विज्ञान जी कितना सटीक होता है, एक्यूरेट? नहीं, 100% सटीक होता है, क्योंकि वो तो फोटोग्राफ है ना। वो वही मैं बोल रहा हूं कि 100% एक्यूरेसी रहती है इसकी, क्योंकि वो तो सैटेलाइट डाटा के थ्रू हमको फोटोग्राफी मिलता है ना कि ये फसल नुकसान के पहले की है और ये फोटोग्राफ नुकसान के बाद की है। तो इस तरीके से होता है ये आकलन। जी, रोकेंगे आपको प्रोफेसर ध्रुव, रोकेंगे आपको। इस वक्त बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर 24 मार्च को अस्थायी मंदिर में लाए जाएंगे रामलला। राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का बयान सामने आया है। नवरात्र से पहले अस्थायी मंदिर में रामलला शिफ्ट किए जाएंगे। 4 अप्रैल को अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक होनी है। 25 मार्च से नवरात्रों की शुरुआत होनी है और 25 मार्च से नवरात्रों के दौरान अस्थायी मंदिर में जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है, बुलेट प्रूफ फाइबर मंदिर होगा जहां पर रखे जाएंगे, जहां पर स्थापना होगी अस्थायी मंदिर, जहां पर रामलला विराजमान होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, चूंकि जहां पर इस वक्त मौजूद है रामलला, वो गर्भगृह है, वही जगह है जहां पर मंदिर का निर्माण होना है और इसे निर्माण के लिए निर्माण तक 24 मार्च को ही अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किए जाएंगे रामलला। 25 मार्च से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। नवरात्रों के दौरान श्री रामलला मंदिर में पूजा अर्चना होती है। पूरे 9 दिन मंत्र जाप होता है, यहाँ पर कलश स्थापना होती है और यही वजह है कि जो संत हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनकी भी मांग थी कि 25 मार्च से पहले ये काम किया जाए। निमेश गोस्वामी हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, अब ये साफ हो गया है कि 24 मार्च को रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद रूल्स किस तरह के होंगे, किस तरह लोग दर्शन कर सकेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि जो 24 मार्च को रामलला को जो शिफ्ट किया जाएगा वो अभी तक जो निकल के आया है वो फाइबर का स्ट्रक्चर होगा। उसको ब्लूटूथ प्रूफ भी किया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से उसमें कई और भी इंतजाम होंगे, पुजारियों को बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही रामलला के जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, दूर दराज से रामलला का दर्शन करने आते हैं, अभी फिलहाल उनको 52 मीटर दूर से रामलला का दर्शन होता है। इस दूरी को भी घटाने की प्रयास में नया तीर्थ ट्रस्ट है और ये मात्र 26 फुट दूर से रामलला का आप श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। इस दरमियान जो अंदर जो रामलला के परिसर में जो घुमाव है करीब 1 किलोमीटर का, ये भी कम करने जा रहा है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। जहाँ पर रामलला मंदिर निर्माण के दौरान विस्थापित होंगे, जहाँ पे उनको बैठाया जाएगा, वहां से और जो श्रद्धालु दर्शन। जी निमेश, तो श्रद्धालु यहां दर्शन कर सकेंगे। हालांकि अभी तक जो सुरक्षा के मद्देनजर जो नियम है लगभग वैसे ही होंगे, लेकिन इस अस्थायी मंदिर में और भी पास से रामलला के दर्शन हो सकेंगे। इधर यूपी की मस्जिदों में टेरर फंडिंग की आशंका है। यूपी सरकार को आईबी का इनपुट मिला है। 257 मस्जिद मदरसों में टेरर फंडिंग की आशंका जताई गई है। नेपाल से सटे बॉर्डर इलाकों में मौजूद मस्जिद मदरसे जो हैं उन पर संदेह ज्यादा, संदिग्ध गतिविधियां तेज।
अब ऐसी आशंका जताई जा रही है। श्रावस्ती में 33 मदरसों का वेरिफिकेशन होगा, बहराइच में 8 मदरसों का वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एसपी को एक लिस्ट भेजी गई है। राजधानी दिल्ली में हुए दंगे के बाद उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जो खास तौर पर नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर काफ़ी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। इस मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी ने एक विशेष इनपुट उत्तर प्रदेश प्रशासन को भेजा और उस मामले में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर कई इलाकों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, वहां पर संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही है और खासकर कई मदरसों के आसपास ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। और मदरसों के आसपास का जिक्र इस बात का बाकायदा बारे में बताया गया है कि वहां पर कई अनजाने चेहरे देखे जा रहे हैं और वहां पर काफ़ी संदिग्ध गतिविधियां देख रही हैं। लेकिन उसका मकसद क्या है, उस बात का इजहार साफ तौर पर नहीं किया गया है, क्योंकि यह मामला काफ़ी संवेदनशील है। अगर मामलों की बात करें तो तकरीबन 350 ऐसे मदरसों का जिक्र किया गया है जहां पर वहां पर काफ़ी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आईबी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है वो विशेष तौर पर सतर्क हुई है और कई ऐसे इलाकों का भी जिक्र है उस आईबी इनपुट्स में, जिसमें सिद्धार्थनगर, बहराइच और कई ऐसे इलाकों का जिक्र है कि वहाँ पर विशेष तौर पर निगरानी बरता जाए और वहाँ पर इलाकों में बाकायदा लोगों से भी बाकायदा इस मामले पर बातचीत किया जाए। मामला काफ़ी संवेदनशील है, लिहाजा इस मामले पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है लगातार नजर बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।